दरोगा साहब गश्त पर निकलते हैं गाड़ी में बैठकर, लेकिन तभी अचानक से उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे हुए एक व्यक्ति पर जाती है जिनकी उम्र 40 से 42 साल रही होगी और वह वहां पर काफी ज्यादा उदास बैठे हुए थे। साथ में उनकी साइकिल खड़ी हुई थी जो काफी ज्यादा पुरानी थी और उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही गरीब आदमी है। अब पहले तो दरोगा साहब गाड़ी के साथ आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से जो दरोगा साहब गाड़ी को पीछे करवाते हैं और गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगते हैं, भाई साहब क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है वह दरोगा साहब की तरफ देखता है और देखने के बाद बहुत कुछ सोचने लगता है। फिर दोबारा से पुलिस वाला पूछता है और उसके बाद जो व्यक्ति होता है एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और आंखों में आंसू लेकर उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। जब दरोगा साहब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन फिर वो उसको ऐसी राह देते हैं जिस राह पर चलने के बाद वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदल लेता है। कौन था वह व्यक्ति और क्या थी उसकी कहानी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजन होता है। राजन की शादी भी हो चुकी है और उसको बच्चे भी हैं, लेकिन राजन का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम दिनेश है और दिनेश को वह पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, क्योंकि राजन के जो पिता होते हैं वह उस टाइम पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे जब उसका छोटा भाई दिनेश 5वीं क्लास में था। और राजन की जो मां होती है उसकी मौत तब हो गई थी जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था। यानी कि इन दोनों का और कोई भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते हैं और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। राजन के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है और उस पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करके राजन अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई करा रहा है और साथ में अपने घर का खर्च चला रहा है। राजन को 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, और उनके साथ वह हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो छोटा भाई दिनेश होता है वह अब पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है और डॉक्टरी की पढ़ाई यहां पर नहीं हुआ करती। इसी वजह से वह अपने भाई से कहने लगता है, लेकिन यहां पर बड़े भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने छोटे भाई को डॉक्टरी करवा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक पिता बनकर उससे हामी भरता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, पैसों की चिंता मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, जितनी तुम्हें करनी है मैं तुम्हें करवा दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए भेज देता है। और जब पैसों का इंतजाम करने की बारी आती है तो यहां पर जो राजन की पत्नी होती है वह भी पीछे नहीं हटती है, अपने शादी के पूरे जेवरों को अपने पति को दे देती है और कहती है कि ये लो, इन पैसों से छोटे की पढ़ाई हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर उसने वो जेवर अपने पति को दे दिए थे और जब पत्नी का इतना अच्छा व्यवहार पति देखता है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद जो राजन होता है उन जेवरों को बेचकर उसे कुछ पैसे दे देता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और उतने पैसों का इंतजाम इस तरह से नहीं किया जा सकता। राजन खूब मेहनत करता है कि कैसे भी करके वैसे ही काम चल जाए। जब बात नहीं बनती है तो उसके बाद मजबूरन उसे पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई कराने के लिए। राजन ने जमीन का हिस्सा बेच दिया था और उसके बाद धीरे धीरे जो छोटा भाई दिनेश होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाता है और वह एक सफल डॉक्टर बन जाता है। राजन और उसकी पत्नी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं कि जो दिनेश है वो एक डॉक्टर बन गया है और अब उनके दिन आराम से चेंज हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो जमीन उन्होंने बेची थी वो भी खरीद ली जाएगी। लेकिन यहां पर जो दिनेश होता है अब तक उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया था और अब वह जैसे ही डॉक्टर बनने के बाद कमाने लगता है तो अपने भाई की तरफ अलग तरह की निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि वह अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और उसे अपनी कमाई का घमंड आ जाता है। इधर जो राजन होता है वह अपने भाई से पूरी तरह से उम्मीद लगाकर बैठा है और तभी जब गांव में इधर उधर यह बात पता चलती है कि इसका छोटा भाई एक डॉक्टर बन चुका है तो उसके बाद उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं। जब उसके पास रिश्ते आते हैं तो उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ते को वो पसंद भी कर लेता है और जैसे वो इस बात को अपने छोटे भाई दिनेश से करता है तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है वो एकदम से फटाक से मना कर देता है, कहता है कि नहीं भैया, मैं आपके कहीं से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि लड़की मैंने पसंद कर ली है और वो भी मेरे बराबर की डॉक्टर है। अगर हम दोनों डॉक्टर रहेंगे तो अच्छा खासा कमाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ऐसी लड़की से शादी करके क्या फायदा जो घर का चूल्हा चौकाई देख सकती है। इस बात को सुनकर राजन एकदम से अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को अपने बच्चे की तरह पाला था, यहां तक कि उसने अपने बच्चों पर भी गौर नहीं दी थी, लेकिन छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई करवाई थी और उसके बावजूद उसके छोटे भाई ने उससे उसका वो हक भी छीन लिया था जो हक उसे मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो छोटा कह रहा था उसमें भी सच्चाई झलकती है और वो कहता है कि ठीक है भाई, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तो उसी से शादी कर ले, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। वरना लोग बार बार आकर मुझसे पूछा करते हैं कि अपने छोटे भाई की शादी करा दो, हमारी ये लड़की है, हमारी वैसी लड़की है, तो इन सभी चीजों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इस
बात को सुनकर दिनेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और यहाँ पर जो राजन होता है इधर उधर से छोटा मोटा कर्ज लेकर अपने छोटे भाई की भी शादी करा देता है। और शादी होने के बाद जो दिनेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी भी डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है, तो गांव के अंदर उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। शहर में रहने के बाद जो दिनेश होता है वह वहां पर अपने लिए एक अच्छा सा मकान लेता है और साथ में कुछ प्लॉट भी उसने खरीद ली थी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद जो दिनेश होता है वह अपनी पत्नी की बातें मानकर अपने बड़े भाई से अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने लगता है। कहता है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए और मैं अपने हिस्से को अलग से रखूंगा, क्योंकि पत्नी को यह था कि गांव की जमीन है, उससे भी तो खेतीबाड़ी होने के बाद पैसे आया करते होंगे और उन पैसों को तो बड़ा भाई ही रख लेता है। लेकिन यहां पर उसे यह नहीं पता था कि छोटे भाई की शादी के लिए उसने कर्जा लिया था और उस जमीन को उसने गिरवी रख रखा है। इसके बाद जब छोटा भाई दिनेश अपने बड़े भाई राजन से कहता है कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो इस बात को सुनकर राजन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसको छोटा भाई उससे हिस्सा मांगने के लिए भी कहेगा, क्योंकि छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में इतना सारा पैसा लग गया था और अब अच्छे खासे पैसा कमाया करता है, तो उसे तो हिस्से की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो बड़ा भाई होता है वो एक बाप की तरह कहता है कि ठीक है छोटे, वैसे जरूरत तो कोई नहीं थी, अगर तुझे चाहिए तो बेशक से तू हिस्सा ले ले, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो छोटा भाई होता है एक दिन अपनी पत्नी के साथ गांव में आता है, कुछ लोगों को एकत्रित करता है और हिस्से की बंटवारा करने लगता है। लेकिन यहां पर जब हिस्से का बंटवारा होता है तो जो जमीन दिनेश ने खरीदी थी उसको वो परिवार की संपत्ति में शामिल नहीं करता है और कहता है कि वो जमीन तो मेरी है और उसमें से तुम्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। गांव के कुछ लोग भी उससे कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं हुआ करता, जब तुम एक साथ थे तो तुम्हारा जितना भी था उस सभी में से हिस्सा होगा, ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी अलग से है। लेकिन छोटा भाई साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो गांव की जमीन में से हिस्सा चाहिए और वो जमीन तो मेरे पास ही रहेगी। इस बात को सुनकर जो राजन होता है उसे एकदम से दुख होने लगता है कि उसने जिस छोटे भाई को बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वो छोटा भाई आज उससे इस तरह का मतभेद कर रहा है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा किसी की एक नहीं मानता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे पट्टी पढ़ा रखी थी और उसी पट्टी के हिसाब किताब से वो चलता है। तभी जो राजन होता है वह अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, जैसे ये लोग बोल रहे हैं वैसा होगा। लेकिन छोटा भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद जो राजन होता है वो थोड़ी देर तक गहन सोचा करता है और उन लोगों से कहता है कि आप लोग यहां से चले जाइए, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद दोबारा से पंचायत होगी और उस पंचायत में फैसला हो जाएगा। ऐसा कहकर राजन ने उन सभी लोगों को वहां से भेज दिया था और खुद इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। जैसे उसकी पत्नी को यह बात पता चलती है कि उनके देवर ने उनसे यह बात कह दी है कि शहर की जमीन में उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, तो उसके बाद उसे भी इस बात पर गुस्सा आता है, क्योंकि असलियत में उसमें से भी हिस्सा होना चाहिए था। भले ही वो उसने कमाई हो, लेकिन उसको कमाने लायक तो उसके बड़े भाई ने उसे बनाया था और घर की जमीन को लेकर ही वो ऐसा बना था। अगर वो पहले ही अलग हो जाता तो उसके बाद भले इसमें से हिस्सा नहीं बनता, लेकिन वो बाद में अलग हो रहे हैं तो इसमें से हिस्सा तो चाहिए था। पत्नी भी अपने पति से कहने लगती है कि ये तो गलत किया उसने और ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहां पर पति को भी ये बात दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, थाने में रिपोर्ट लिखवा देता हूं और उसके बाद ये से हमारा हिस्सा देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर जो पति राजन होता है वह वहां से अपनी साइकिल को लेता है और यहां पर सहारनपुर की तरफ चल देता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहा है, उन पलों को याद कर रहा है जब उसने अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी वजह से वह अपने परिवार पर भी कोई ध्यान नहीं दे पाता है। वो बलिदान भी अपनी पत्नी का उसे याद आता है जब उसकी पत्नी ने अपने सारे जेवर अपने छोटे देवर की पढ़ाई लिखाई के लिए दे दिए थे और एक बार भी नहीं सोचा था, लेकिन आज उसका छोटा भाई उसके साथ गलत कर रहा है और ये बातें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है और धीरे धीरे जब वह थाने से लगभग 500 मीटर दूर रहता है तो वहां पर जाकर उसके कदम एकदम से ठहर जाते हैं और वहीं पर साइड में अपनी साइकिल खड़ी करता है और फुटपाथ पर काफी ज्यादा उदास बैठ जाता है। अब तक धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और शाम के समय यहां पासी के थाने से कुछ पुलिस वाले गश्त लगाने के लिए निकलते हैं और उनमें से एक दरोगा होता है जिसका नाम होता है प्रताप, जो कि काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था और वह काफी ज्यादा सामाजिक भी था। रिश्वत तो वह लेता ही नहीं था और ऊपर से लोगों की भलाई में अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया करता और लोगों की भलाई किया करता। वह उस गाड़ी में बैठकर गश्त लगाने के लिए निकलता है और तभी अचानक से जो प्रताप दरोगा होता है उसकी नजर यहां पर बैठे हुए राजन पर पड़ती है, जो काफी ज्यादा उदास है और उसकी साइकिल साइड में खड़ी हुई है। साइकिल और उसके पहनावे को देखकर प्रताप को लगता है कि ये काफी ज्यादा गरीब है और किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन तब तक उनकी जो गाड़ी थी वो आगे निकल चुकी थी और तभी यहां पर जो प्रताप जी होते हैं वह उस गाड़ी को रिवर्स करवाते हैं और उस व्यक्ति के साइड में ही लगवा देते हैं। उसके बाद वह अपनी गाड़ी से निकलते हैं और निकलने के बाद यहां पर जो राजन उदास बैठा हुआ था उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहां पर इस तरह से क्यों बैठे हो? अगर तुम कोई समस्या में हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। अब
इस बात को सुनकर राजन अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखता है और जैसे ही प्रताप उसकी आंखों को देखता है तो यहां पर राजन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। इसके बाद जो प्रताप होता है सबसे पहले उसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद कहता है कि भाई क्या हुआ और किस वजह से तुम यहां पर बैठे हो। अब पहले तो राजन उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वह बार बार उससे पूछता है तो उसके बाद वह उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है कि किस तरह से उसके भाई ने उसके साथ किया है, जबकि अपने भाई के लिए उसने बहुत कुछ किया, अपने बच्चों तक भी ध्यान नहीं दिया है। इस बात को सुनने के बाद जो प्रताप होता है दरोगा, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और कुछ पुलिस वाले जो उसके साथी थे वह भी इस बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि यहां पर एक बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन छोटे भाई ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। इसके बाद प्रताप कहने लगता है कि भाई तुम सोच भी ठीक रहे हो, पुलिस में भी कंप्लेंट करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई डॉक्टर है तो उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा होगा, और अगर तुम कानून के चक्कर में उलझ गए तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? ये जिंदगी यहीं से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम बड़ों की तरह बड़प्पन दिखाओ और छोटे भाई जैसा कर रहा है वैसा उसे करने दो और कह दो कि ठीक है भाई, अगर तुझे अलग रहना है तो अलग से रह ले, लेकिन उससे कोई मतलब मत रखना, हो सकता है उसको सद्बुद्धि आ जाए। इस बात को सुनकर जो यहां पर राजन होता है वह थोड़ी देर तक इस बात को सोचता है और सोचने के बाद उसे भी ये बात ठीक लगती है। वो कहता है कि ठीक है दरोगा साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद जो यहां पर राजन होता है वह यहां से अपनी साइकिल को लेकर वापस लौट जाता है और अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट करने का इरादा अपने दिमाग से निकाल देता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो पत्नी मिलती है और पूछने लगती है कि कराए कंप्लेंट, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं कंप्लेंट नहीं कर आया, वहां पर मुझे एक दरोगा मिले थे और दरोगा ने ये मुझसे कहा था, क्योंकि थाने तक जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर वाले ने शायद उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा था। अगर मैं यहां पर कंप्लेंट करता हूं तो उसके बाद मुझे भी पैसा खर्च करना होगा और मेरे छोटे भाई को भी पैसा खर्च करना होगा। जितनी जमीन वो हमारे हिस्से में आती उससे ज्यादा हम पैसा खर्च कर देंगे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो छोटे को उस जमीन को ले लेने देते हैं, इससे लोग हमारी बढ़ाई भी करेंगे और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। पत्नी भी इस बात को सुनकर इस बात के लिए मान जाती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब जो राजन होता है वह अपने छोटे भाई का पूरा मोह त्याग कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि जब वह अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इतना आगे बढ़ा सकता है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बढ़ा सकता। इसी बात को सोचकर राजन अपने बच्चों पर ध्यान देता है और धीरे धीरे उसके बच्चे पढ़ लेकर अच्छी तरह से कामयाब हो जाते हैं। जो बेटी होती है उसकी तो उसने शादी करा दी थी और जो बेटा होता है वह विदेश में रहकर काम किया करता था और उसकी शादी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक रिश्ता मिल भी जाता है और उस लड़की से जो राजन होता है अपने बेटे की शादी भी करा देता है। अब तक इन बातों को काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो ना तो उसकी किसी शादी ब्याह में आता है और ना ही किसी फंक्शन पर गांव आता है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी पत्नी की बात माना करता है और उसी के कहे अनुसार चला करता है। बड़े भाई को इस बात का दुख तो होता है, लेकिन वो इस बात को ऐसे छोड़ देता है, क्योंकि जब छोटे ने उसकी मान मर्यादा नहीं रखी तो उसे उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब उन दोनों भाइयों को अलग हुए 15 साल हो गए हैं और 15 साल से जो छोटा भाई दिनेश होता है वह शहर के अंदर ही रहा करता था। लेकिन 15 साल बाद एक दिन अचानक से वह अपने बड़े भाई के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है अब तक उसने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, एक बहुत बड़ा घर बना लिया है जिस घर के अंदर वो शानो शौकत से रहा करता है और ना ही अब वह जिम्मेदारी किया करता है। अब जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है तो बड़ा भाई दरवाजा खोलता है तो सामने उसका छोटा भाई दिनेश खड़ा हुआ था, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब प्रतीत हो रही थी और देखने से वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। जैसे ही वो अपने बड़े भाई को देखता है तो एकदम से रो रो कर अपने बड़े भाई से माफी मांगने लगता है, कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बात को देखकर बड़े भाई को समझ में नहीं आता, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और इसकी शादी भी हो चुकी है, फिर इससे ऐसी क्या गलती हो गई और किस वजह से मुझसे माफी मांग रहा है। वह पूरी तरह से हैरान होता है, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है और सबसे पहले उसे चुप करता है, कहता है कि छोटे चुप हो जा, आखिर बात क्या है, तू मुझे बात बता। इसके बाद जो छोटा भाई होता है वह रो रो कर उसे पूरी बात बताने लगता है, कहता है कि भैया आप लोगों से तो मेरा नाता टूट ही गया था और मैं अपने घर में आराम से रहा करता था, लेकिन मेरी पत्नी बार बार मुझसे अलग तरह की बातें किया करती और उन बातों को लेकर अगर मैं उससे कुछ कहा करता तो मुझ पर उल्टी चिल्लाने लगती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक दिन अचानक से हम दोनों में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी होती है और उस कहासुनी को लेकर जो मेरी पत्नी होती है अपने भाइयों को यहां पर बुला लेती है और उसके भाइयों ने घर के अंदर ही मुझ पर पिटाई लगाई है। अब जैसे ही बड़ा भाई ये बात सुनता है कि छोटे भाई को उसके ससुराल वालों ने पीटा है तो उसे एकदम से गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या कहा छोटे, तुझ पर तुम्हारे ससुराल वालों ने पिटाई लगाई है तो एक बार मुझे बता तो देता अगर ऐसी बात थी। लेकिन तभी छोटा भाई कहता है कि भैया बता तो देता, लेकिन किस मुंह से बताता, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और इस बात का एहसास मुझे बाद में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं पत्नी के कहे में चला करता था, लेकिन जब मैं आप लोगों से अलग हो गया तो उसके बाद पत्नी
पत्नी मुझ पर मनमानी करने लगी और मैं केस के डर के मारे बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं कह रहा था। अब इन बातों को सुनकर जो बड़ा भाई होता है वो उसे सहारा देता है और कहता है कि भाई देख, कोई बात नहीं, हम दोनों का बंटवारा हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब हमारा समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है और तुम्हारा समय भी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। कोई बात नहीं, तू मेरे छोटा है, अगर तूने वो फालतू जमीन ले ली तो मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन बातों को भूल जा और अब ये बता कि अब तुझे क्या करना है। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तेरे साथ हर चीज के लिए तैयार हूं, बताओ क्या करना चाहते हो तुम। तो उसके बाद छोटा भाई कहता है कि भैया मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे केवल मेरी पत्नी से छुटकारा चाहिए। तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई का साथ देता है और उसे उसकी पत्नी से छुटकारा दिलाता है। उन दोनों का तलाक होता है। तलाक के एवज में वो ढेर सारी रकम मांगती है, लेकिन छोटे भाई के पास काफी रुपए पैसे थे क्योंकि काफी दिनों से वो डॉक्टरी कर रहा था और ऊपर से उनका कोई खर्चा भी नहीं था। उन दोनों का एक दूसरे से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद छोटा भाई होता है वह अपने बड़े भाई के पास ही रहने लगता है। यहां पर जब अपने बड़े भाई के पास रहता है तो बड़ा भाई उसे दूसरी शादी के लिए बोलता है, लेकिन छोटा भाई साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं भैया, पहले भी मैंने यही गलती की थी, अगर मैं इस लड़की से शादी नहीं करता तो शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस गलती को मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं आप ही के साथ रहूंगा और आप ही के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। बच्चे हैं ना, मैं इनको ही अपने बच्चे समझ लूंगा। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं दिनेश, वो भी यहीं पर रहने लगते हैं और अच्छी तरह से इनके समय बीतने लगता है। धीरे धीरे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और अब तक जो बड़ा भाई होता है उसको छोटे भाई ने गांव का सरपंच भी बनवा दिया है, क्योंकि रुपए पैसों की तो उनके पास कोई भी दिक्कत ही नहीं है और यहां पर सभी लोग मिलजुल कर उस बड़े से घर के अंदर रहा करते हैं। अब जैसे ही राजन गांव का सरपंच बन जाता है तो उसके बाद गांव के अंदर एक छोटा सा मामला हो जाता है और उस मामले को लेकर वहां पर पुलिस आती है। जब वहां पर पुलिस आती है तो उसके अंदर वह दरोगा भी था जिसका नाम प्रताप होता है, जिसने यहां पर राजन को अच्छी राय दी थी और जिस राय को मानने के बाद अब वह अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। अब जैसे ही यहां पर जो दरोगा साहब यहां पर आते हैं और राजन को सरपंच की कुर्सी पर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन इन्हें देखकर लग भी नहीं रहा था कि ये गांव के सरपंच बन सकते हैं। इसके बाद दरोगा साहब उठकर राजन के सामने जाते हैं और जैसे ही राजन दरोगा साहब को सामने से देखता है तो एकदम से पहचान लेता है और कहने लगता है कि दरोगा साहब आप यहां पर कैसे। तो उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि भाई मैं तो इस फैसले के लिए आया हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम सरपंच बन गए हो क्या। तो उसके बाद राजन कहता है कि हाँ साहब, आपकी दी गई सलाह से मैं सरपंच बन गया हूं। अब इस बात को सुनकर वहां पर जो और लोग बैठे हुए थे वो सभी इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान है कि ये हमारी पंचायत का फैसला करने के लिए आए हैं, लेकिन ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दरोगा अच्छी तरह से उसको जानता था, जबकि इस दरोगा की कुछ दिन पहले यहां पर पोस्टिंग हुई है, तो फिर ये सरपंच साहब को कैसे जानता है। वो लोग अजीब निगाहों से उनकी तरफ देखने लगते हैं और तभी यहां पर जो राजन होता है सभी लोगों के सामने इस पूरी कहानी को सुनाता है और बताता है कि मैं इस तरह से इस दरोगा को जानता हूं। सभी लोग इस बात को सुनकर दरोगा साहब की तारीफ करते हैं और यहां पर जिन दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था वो भी भाई भाई थे और उन दोनों के बीच में इसी जमीनी विवाद को लेकर पुलिस आई थी। तो वो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं और बड़ा भाई कहने लगता है कि भाई कोई बात नहीं, तू रख ले जमीन को, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर छोटा भाई भी कहने लगता है कि भाई तुझे जो अच्छी लगती है तू उसे रख ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर वो विवाद भी शांत हो जाता है और गांव वालों को एक बहुत ही बेहतरीन सीख मिलती है कि जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।